YouTube के परमार आईएएस चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन शुभ हो। जैसा कि यह है कि इस चैनल के अध्यापन में हमें बहुत बच्चों ने कमेंट किया, बहुत सारे बच्चों ने हमसे कहा भी। उनका ये कहना था कि हम कोई एक ऐसी स्ट्रेटजी बताएं जिससे कि आईएएस और पीसीएस यानी सिविल सेवाओं में सफलता श्योर मिल जाए। तो मेरा जहां तक ये मानना है और मैंने चिंतन मंथन किया और मुझे ये प्रतीत हो गया कि वास्तविक रूप से कैसे सफलता मिले, तो इसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक स्ट्रेटजी मैं स्वयं दे दूं और फिर बच्चों को यह बताऊं कि आपको कैसे करना है। तो शायद किसी भी की सफलता के लिए, चूंकि आप परिवार के सदस्य हैं, तो इस परिवार के सदस्य हैं तो वहां पर परिवार के मुखिया या परिवार के अन्य वयोवृद्ध या परिवार के अन्य लोगों का योगदान भी जरूरी है। तो मैंने सोचा कि आपको स्ट्रेटजी बताऊं कि आप लोग तैयारी कैसे करें, उससे बेहतर है मैं खुद ही दे दूं और फिर आपको भी बताऊं। तो आगामी समय में मैं आपके लिए भी एक जरूर क्लास दूंगा कि जिसमें से आप कैसे अपनी स्ट्रेटजी बनाएं और सफल हों। मेरी स्ट्रेटजी क्या है, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक क्लास शुरू कर दूं कि वह क्लास अधिक से अधिक प्रश्नों को अपने में समेट ले और उस क्लास में मैं उन्हीं प्रश्नों को दूं जो कि आगामी परीक्षा में अवश्य पूछे जाएं। तो आप ये समझिए कि जो आज से एक पहली एक क्लास शुरू होने जा रही है, जिस क्लास का नाम है अजब गजब क्लास, YouTube के परमार आईएएस में अजब गजब क्लास शुरू हो रही है। अजब गजब नाम से ही आपको स्पष्ट हो गया होगा कि इसमें कोई बेमिसाल और एक प्रकार की आश्चर्यजनक कोई क्लास है। इसका मतलब बेमिसाल, आश्चर्यजनक, तो कुछ इसमें ऐसी चीजें दी जाएगी जो कि आपकी आगामी आईएएस और पीसीएस परीक्षा में अवश्य क्वेश्चन पूछे जाए। इस अजब गजब क्लास में हम हर समय हर लेक्चर में उन्हीं चीजों को देने का प्रयास करेंगे जो क्लास से पूछी जाती हैं। आगे देखिएगा, अजब गजब क्लास में वास्तव में गजब होने वाला है। इतनी चीजें हम देने वाले हैं कि आपको ये लगेगा लेक्चर 1 से अजब गजब क्लास में ये क्वेश्चन पूछा गया, लेक्चर 1 की अजब गजब क्लास से ये पूछा गया, ये पूछा गया, यही आप कहने वाले हैं। बस आपकी मुझे शुभवाणी, आपकी शुभकामनाएं, दुआएं चाहिए कि आप मुझे प्रोत्साहित करें, मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं कि मैं और अजब गजब देने का काम करूं। आज की अजब गजब क्लास लेक्चर 1 में हम विद्रोह लेते हैं और वे विद्रोह लेते हैं जिन विद्रोह के बारे में अवश्य क्वेश्चन बनते हैं। मैंने प्रयास किया है कि उन विद्रोहों के किसी भी तरह से कोई भी प्रश्न बने तो आप उसका बढ़िया सा उत्तर दे सकें, और यह भी प्रयास रहेगा कि वो विद्रोह आपको मैं रटवा डालूं, आपको लर्न करा दूं, और कहते हैं ना कि आपकी आत्मा में अंतर्निहित हो जाए, उसका अंकन हो जाए। तो उन विद्रोहों में पहला नंबर हम लेते हैं, फर्स्ट आपका रिवोल्ट आता है, पहला विद्रोह आता है रामोसी विद्रोह। रामोसी जो विद्रोह आया, तो देखिए इस विद्रोह का सबसे पहले हमें समय की बात आती है कि ये किस समय रामोसी विद्रोह आया था। तो देखिए समय में 1822 में शुरू होता है और फिर ये बीच में धीरे से कमजोर हुआ और फिर 1825 और 26 में प्रभावी रहा और उसके बाद फिर 1839 में फिर शुरू होता है और 41 तक गया। कहते कोई भी विद्रोह एक ही साथ, एक ही लय में, एक ही ताकत से आगे नहीं चलते हैं। बहुत ताकत से विद्रोह उभरता है, थोड़ा सा मंद पड़ता है, फिर हो सकता है अल्प समय के लिए बंद हो जाए, फिर शुरू होगा, फिर मंद पड़ेगा, फिर बंद होगा, फिर आगे बढ़ेगा। शायद यही काम इसमें से हुआ रामोसी विद्रोह में। देखिए ध्यान देना है कि रामोसी विद्रोह
महाराष्ट्र के सतारा से शुरू होता है। तो सबसे पहली बात यह कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रामोसी विद्रोह का स्थान कहां पर था, कहां से शुरू हुआ था। तो रामोसी विद्रोह सतारा से शुरू हुआ था, महाराष्ट्र में सतारा है। अलग से भी क्वेश्चन पूछ लिया करता है कि सतारा कहां पर है, तो महाराष्ट्र में है। और अगर मान लिया क्वेश्चन पूछा रामोसी विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था, तो सतारा से प्रारंभ हुआ था। और कभी कभी ऐसे भी प्रश्न देता है कि एक तरफ विद्रोह दे देगा, दूसरी तरफ उनके स्थान दे देगा मिसमैच करके, और फिर आपसे कहेगा कि आप उनको मैच करिए। तो यदि आपको तैयार है कि वास्तव में विद्रोह कहां से उत्पन्न हुआ, तभी आप मैच कर सकते हैं। तो रामोसी विद्रोह सतारा महाराष्ट्र। लेकिन हम थोड़ा सा और समझें रामोसी विद्रोह के बारे में कि हमारा ये पश्चिमी घाट की हम बात करते हैं, तो ये हमारा पश्चिमी घाट आया। तो ये पश्चिमी घाट कहां, महाराष्ट्र से लेकर के कुछ कर्नाटक का पोर्शन, केरला और ये गोवा, यह हमारा आता है पश्चिमी घाट, जिसे हम सह्याद्री कहते हैं। अब देखिए पश्चिमी घाट की क्या विशेषता है, अगर मैं भौगोलिक दृष्टिकोण से कहूं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पश्चिमी घाट में इस तरह की जलवायु पाई जाती है, ऐसा परिवेश पाया जाता है कि वहां विभिन्न प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं, चाहे वो जीव वनस्पति वाले हों या जंतु वाले हों। इसका मतलब विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां हैं और विभिन्न प्रकार के यहां जंतु भी हैं। इसका मतलब यह है कि जहां पर अधिक से अधिक विभिन्न प्रकार के वहां पर पौधे होंगे, वनस्पतियां होंगी और जंतु होंगे, तो कहा जाएगा वहां जैव विविधता है। और जहां जैव विविधता का मतलब विभिन्न प्रकार के अधिकाधिक जीवों का होना, और अगर जैव विविधता ज्यादा है तो हमारा पर्यावरण अच्छा होता है। इसका मतलब है कि जैव विविधता की वृद्धि होनी चाहिए, और जब जैव विविधता की वृद्धि होगी तो वास्तव में तभी हमारा पर्यावरण होगा और तभी हम सकुशल भी रहेंगे। यहां पर हम ये देखते हैं कि पूरे हिंदुस्तान का जो भारतवर्ष है, उस पूरे भारतवर्ष का जो यह भौगोलिक भूभाग है, जो कि यहां का है पश्चिमी घाट का, जिसे सह्याद्री कहते हैं, ये पश्चिमी तट पोर्शन आ जाता है, अरब सागर से लगा हुआ जो ये भाग आ जाता है, वास्तव में सर्वाधिक जैव विविधता यहीं पर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत देश में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पर पाई जाती है, तो या तो पश्चिमी घाट होगा ऑप्शन, या तो सह्याद्री होगा, सर्वाधिक यहीं पर पाई जाती है। तो भौगोलिक दृष्टिकोण से भी एक प्रश्न आपका तैयार हो गया। साथ में जो यहां पर ये आपका पश्चिमी घाट है, तो इसी पश्चिमी घाट में यहां पर एक आदिम जाति, आदिम जनजाति रहती रही है, आज भी रह रही है, जिसका नाम था रामोसी। तो रामोसी एक आदिम जाति थी जो पश्चिम घाट में निवास करते थे, और इसी रामोसी आदिम जाति ने, जनजाति ने, जंगलवासियों ने जब देखा कि अंग्रेज उनका शोषण करते हैं, अंग्रेज उन पर भारी भू राजस्व लगा दिया है, भारी कर लगा दिया है, टैक्स लेने लगे हैं, और उस टैक्स को वसूलने का ढंग अंग्रेजों का बड़ा खतरनाक है। तो रामोसी इन आदिम जाति ने यह देखा कि उनका शोषण हो रहा है, तो कहते हैं ना कि जब बहुत ज्यादा पीड़ा होती है तो व्यक्ति करो या मरो के लिए उतर आता है। मैं आपसे चाहूंगा कि आपको पीड़ा होनी चाहिए कि मैं क्यों ना उस पद पर बैठूं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा आसमां, मेरा परिवेश क्यों ना मेरे से प्रभावित हो और मुझसे लाभान्वित हो। अगर आपके अंदर अपने परिवेश को बनाने की एक ज्वाला आ जाएगी, और एक प्रकार का कहा जाए वहां पर आपके ज्वालामुखी आ जाएगा, तो निश्चित बात है कि आप एक अंदर से विद्रोह की प्रवृत्ति लाएंगे, और तभी आपकी तैयारी बढ़िया चलेगी, सफलता आपके हाथ में होगी। इन जनजातियों ने, रामोसी नामक आदिम जनजाति ने, जो यहां पर रहती थी पश्चिमी घाट में, उनके अंदर ज्वालामुखी आया, विरोध का ज्वालामुखी आया, अंग्रेजों के विरोध का, और उन्होंने विद्रोह कर डाला। और कहते हैं जब विद्रोह करते हैं तो हम कहते हैं क्षति तो होती है, लेकिन निश्चित बात है हम एक नए युग की ओर जाते हैं। तो इन्होंने विद्रोह किया, और फिर इनको काफी कुछ प्राप्ति हुई, और कम से कम यह है कि शोषण ना हो,
इसका विरोध तो किया इन्होंने। तो रामोसी जाति ने यहां पर विद्रोह किया और सतारा के राजा प्रताप सिंह थे। सतारा के जब राजा प्रताप सिंह को उनकी सत्ता से हटा दिया गया, उन्हें देश निकाला दे दिया गया, तब इस रामोसी जाति और विद्रोह में आती है और अंततः फिर विद्रोह होता है और इन्होंने अंग्रेजों के को बहुत ही मुश्किल में डाल दिया। तो रामोसी विद्रोह का समय 1822 में भी, 1825 से 26 में भी, 1839-41 में भी स्थान पश्चिमी घाट में रहने वाली रामोसी आदिम जाति ने सतारा में, महाराष्ट्र में यह विद्रोह किया। लेकिन विद्रोह के नेता तो कई थे, लेकिन हम प्रमुख नेता के बारे में जानकारी लें, क्योंकि कभी कभी प्रश्न ये आता है कि विद्रोह दे देता है, उनके नेता देता है मिसमैच करके और फिर कहेगा मैच करिए। तो इनके जो नेता थे तो चित्तूर सिंह थे, उमाजी नाइक थे और नरसिंह दत्तात्रेय पेतकर थे। इसका मतलब तीन को हम देखते हैं जो प्रारंभिक रूप से योगदान करने वाले हैं। तो चित्तूर सिंह हैं, उसके बाद उमाजी नाइक ने भी कमान संभाली और बाद में ये नरसिंह दत्तात्रेय पेतकर आते हैं और उन्होंने भी अपना योगदान किया। अगर रामोसी विद्रोह के बारे में इन चीजों को आप दिमाग में बार बार लाएंगे और मेरी आवाज, मेरे शब्द, मेरे भाव आप बार बार दिमाग में लाएंगे और इन्हें रिवाइज करेंगे, तो निसंदेह आगामी परीक्षा के लिए ये एक रणनीति होगी कि इससे संदर्भित प्रश्न का उत्तर आप सही करके आएंगे और फिर बाद में आप यही कमेंट करेंगे कि अजब गजब की क्लास की संख्याएं और बढ़ा दी जाए। दूसरा विद्रोह हम लेते हैं, अहोम विद्रोह आता है। अहोम विद्रोह के बारे में असम में एक अभिजात वर्ग था। अभिजात का मतलब एलिट क्लास, एलिट क्लास का मतलब उच्च वर्ग। समाज में उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग का विभाजन होता है। तो जो समाज में उच्च वर्ग थे, अभिजात वर्ग थे, असम में उन्हें अहोम नाम से जाना जाता था। तो असम के अहोम लोग, अहोम नामक समूह, अहोम जाति अभिजात वर्ग की थी, उच्च वर्ग की थी और इन्होंने देखा कि अंग्रेज अहोम क्षेत्र में आए, जहां अहोम जाति रहती थी, यानी असम क्षेत्र में आते हैं और उन्होंने बर्मा में जाकर के युद्ध किया और अंग्रेजों ने यह भी आश्वासन दिया था कि वह अहोम से वापस लौट जाएंगे। लेकिन अंग्रेजों ने बर्मा में युद्ध किया और युद्ध पश्चात उन्होंने यह कि अहोम क्षेत्र में भी धीरे धीरे कब्जा करना शुरू किया। तब अहोम जाति के लोग, उन्हें यह लगा कि अंग्रेजों ने धोखा दिया, तो उनके अंदर एक प्रकार का क्रोध आया, गुस्सा आया और उस गुस्सा के कारण अहोम लोगों ने समूह में आकर के विद्रोह किया अंग्रेजों के विरुद्ध। तो अंग्रेजों के विरुद्ध अहोम विद्रोह आया, असम में आता है। लेकिन इसका जो समय हम लेते हैं वह 1828 से और 33 ईस्वी तक आता है। इसका समय इस रूप में है। अब हम यहां पर देखें कि इनके नेता कौन कौन थे। तो गोमधर कुंवर इनके नेता रहे और साथ ही साथ रूपचंद कोनार भी थे। देखिए, ये मान लिया कभी पूछ लिया अहोम विद्रोह के नेता कौन थे, आप गोमधर कुंवर केवल याद रखे हैं तो आप सही कर लेंगे अगर ये ऑप्शन है। बाई चांस ये ऑप्शन नहीं दिया गया और अहोम विद्रोह का नेता कौन था और ऑप्शन रूपचंद्र कोनार आया है, तो निश्चित बात है कि आप गलत कर सकते हैं। इसलिए इन दोनों को स्मरण रखना है कि अहोम विद्रोह के नेता गोमधर कुंवर और रूपचंद कोनार दोनों लोग थे। और यही नहीं, यहां पर ही देखा गया कि अंग्रेजों ने देखा कि अहोम लोग बहुत ही विद्रोह कर रहे हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध है, तो लास्ट में अंग्रेजों ने 1833 के आसपास अहोम क्षेत्र के एक असम, उत्तरी असम के अहोम क्षेत्र के एक राजा थे जो महाराज पुरंदर सिंह नाम से प्रसिद्ध थे। तो अंग्रेजों ने महाराज पुरंदर सिंह को वहां की सत्ता दे दी और अंग्रेज वहां से चले जाते हैं। यह भी किया। यह क्यों किया? क्योंकि अहोम जाति के लोगों का
अहोम समूह के लोगों में शांति आ जाए, गुस्सा थोड़ा ठंडा पड़ जाए, ऐसी भी उन्होंने शांति नीति अपनाई थी। और शांति नीति सभी को शांति देता है, तो यह अहोम विद्रोह रहा। अब हम लेते हैं चुआर विद्रोह। ध्यान दीजिए, चुआर विद्रोह को भूमि विद्रोह भी कहा जाता है, कहीं कहीं भूमिन विद्रोह भी लिखा है। भूमिन मतलब भूमि। आपको इतना याद रखना कि चुआर विद्रोह का मतलब भूमि विद्रोह। नाम से ही जैसा है कि चुआर विद्रोह भूमि से जुड़ा होगा। शायद अंग्रेजों ने भूमि में शोषण करने का काम किया होगा, टैक्स अधिक लेने का काम किया होगा, या उच्च वर्ग ने ऐसा किया होगा। तो चुआर विद्रोह भूमि विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। हुआ यह है कि बंगाल, अच्छा इसका स्थान कहां है? बंगाल के मेदिनीपुर, मेदिनीपुर जिला है। तो बंगाल के मेदिनीपुर जिला में वहां पर अकाल पड़ गया, और साथ ही साथ यह भी हुआ कि अंग्रेजों ने लगान भी बहुत बढ़ा दिया था, टैक्स बढ़ा दिया था। तो अकाल और बढ़े हुए टैक्स के कारण मेदिनीपुर क्षेत्र के जो वहां पर जाति थी, वहां के लोग थे, अब वे लोग वहां परेशान हो जाते हैं। और आदिम जातियों ने, जो नाम से प्रसिद्ध चुआर, चुआर एक आदिम जाति थी, वह बढ़े हुए लगान से परेशान हो जाती है, शोषण से परेशान हो जाती है, अकाल से। तो बंगाल के मेदिनीपुर क्षेत्र की चुआर आदिम जाति, जंगल जाति, उसने अंग्रेजों का विरोध किया, और उसी को चुआर विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इसके प्रमुख नेता के रूप में देखिए, इसके प्रमुख नेताओं में राजा जगन्नाथ एवं दुर्जन सिंह, दो नेता हैं। कभी कभी दुर्जन सिंह को पूछ लेता है कि दुर्जन सिंह का संबंध किस विद्रोह से है? तो देखिए, दुर्जन सिंह का संबंध चुआर विद्रोह से है। कहते हैं सफलता मिलती कैसे है? सफलता एक एक कदम बढ़कर के मिलती है। आप आसमां में चढ़ेंगे तो एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे तो आसमां में पहुंच जाएंगे, और नीचे से केवल छलांग लगाएंगे तो आसमां से नीचे गिरेंगे। इसलिए मैं एक सलाह देता हूं कि आज आप विद्रोह तैयार करिए, कल की अजब गजब की क्लास में कुछ और चीज है उसे तैयार करिए, और एक एक सीढ़ी तैयार करते जाइए। यानी जो मैंने पढ़ाया फिर वो आपको पूरा रटा होना चाहिए। आपका मित्र अगर रोड पर चलते हुए पूछ ले कि इसका मतलब क्या है, बता दे। अगर डे बाय डे का आपने याद कर लिया, यानी एक एक सीढ़ी आप चढ़ते हुए आगे बढ़ गए, निसंदेह आप सफल हो जाएंगे। आपको इस बात को याद रखना है, सफलता नित्य प्रति कर्तव्य निष्ठता से मिलती है। यही सफलता का रहस्य है। प्लीज खूब मेहनत करिए, सफल हो। जिंदगी एक बार मिलती है, इतना संवारिए कि ऊपर वाला भी कहे कि मैंने जिसे जिस लिए भेजा उसने अपनी कर्मठता दिखा दी। चुआर विद्रोह के बाद हम चौथे नंबर में लेते हैं मोपला विद्रोह। देखिए, मोपला विद्रोह आया तो ये मोपला विद्रोह हम लेते हैं केरला, केरल का क्षेत्र लेते हैं। केरल में मालाबार तट है। कई बार पूछा भी जाता है मालाबार तट कहां पर है, तो केरल में है। मालाबार तट में वहां पर मुस्लिम जातियां रहती हैं, जिन्हें हम मोपला के रूप में जानते हैं। तो यहां केरला के मालाबार तट में मुस्लिम समूह था, जिसे मोपला के रूप में जाना जाता था। लेकिन वो जो मुस्लिम लोग थे, मोपला लोग थे, वो कृषक थे, लेकिन निम्न स्तरीय थे। उनके पास ज्यादा जमीन नहीं हुआ करती थी, ज्यादा खेत नहीं हुआ करते थे। हां, पर्याप्त खाने के लिए होता था। तो निम्न श्रेणी के किसान थे। लेकिन उनके ऊपर जो जमींदार हुआ करते थे मालाबार तट केरल में, तो जमींदारों के पास ज्यादा जमीन थी, और वही जमींदार इन मोपलाओं से खेती करवाते थे। जमींदार हिंदू थे, तो उन जमींदारों ने मोपलाओं पर ज्यादा टैक्स लगा दिया, ज्यादा से ज्यादा वहां राजस्व उन पर लगा दिया। तो मोपला परेशान हो गए। तो इन मोपलाओं ने, इन मुस्लिम किसानों ने फिर विद्रोह शुरू कर दिया जमींदारों के विरुद्ध, जो हिंदू थे। और हिंदुओं का साथ देने वाले थे ईसाई,
ईसाई यानी अंग्रेज, तो कहा जाए उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से जो उन्होंने विद्रोह शुरू किया वह हिंदू जमींदारों के विरुद्ध, अप्रत्यक्ष रूप से ईसाई उन शासकों के विरुद्ध भी शुरू किया। तो एक तरह से ये जो विद्रोह था, मोपला विद्रोह, तो यह था कृषि के मामले में, जमीन के मामले में, लेकिन बहुत कुछ यह जो जुड़ा था वह धर्म वाले लोगों का विद्रोह के रूप में भी जुड़ा था। तो मोपला विद्रोह आपका मालाबार तट केरला में होता है और वहां पर मुस्लिम जातियों ने जमींदारों के विरुद्ध ऐसा विद्रोह किया। इतना ही नहीं, जमींदारों की उन्होंने कत्ल भी की, उन्हें लूट भी लिया। कारण वो था कि उनके अंदर इतनी ज्वाला प्रकट हो गई थी क्योंकि उनका शोषण बहुत हुआ था, उन्हें हिलाकर रख दिया गया था। आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार आपको हिलाकर रख देता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम सफल नहीं हो सकते। और जिस दिन आपको हिला देगा, आपके अंदर की अंतरात्मा जाग उठेगी, उस दिन से आप किसी एक अच्छे मेंटोर, गुरु के मार्गदर्शन में चलना शुरू हो जाएंगे और आप ही सिकंदर बनेंगे, आप ही विक्रमादित्य बनेंगे, आप ही भरत वंश के राजा बनेंगे। मेरी बात याद रखिएगा। स्थान मालाबार तट था मोपला विद्रोह का, लेकिन इसका जो समय आता है 1836 से 1921 तक का समय आता है। बीच बीच विद्रोह होते रहे, शांत पड़ गए, फिर हुए, लंबा दौर रहा, लेकिन प्रारंभ 1836 में होता है। इसे हमें ध्यान देना है। अब इसके मोपला विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे, तो नेता याद रखिए, पूछ लेगा, अगर पूछ लिया सैयद अलावी का संबंध किस विद्रोह से है, अरे मोपला विद्रोह से है। सैयद, वैसे भी मोपला मुस्लिम से है, सैयद शब्द मुस्लिम से हुआ, तो आपको याद करने में बहुत ही सहूलियत है। सैयद अलावी मोपला विद्रोह के नेता थे। इसके अलावा सैयद फजल फुकोया, तो सैयद फजल फुकोया भी यानी नेता रहे इस विद्रोह के। अब इस विद्रोह के बाद आज की क्लास का आखिरी विद्रोह चलते, पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह हुआ कहां था, तो इसका स्थान अगर हम देखें तो यह बंगाल में हुआ था, पश्चिम बंगाल में, यानी पहले पूरा बंगाल क्षेत्र था, तो यह बंगाल में हुआ था। पागलपंथ एक प्रकार का रास्ता था, धार्मिक रास्ता। देखिए, पंथ और पथ, इन दो पर मैं आज आपको फर्क बता दूं, यानी पंथ और पथ ये दो आ गए। पथ का मतलब एक भौतिक रास्ता। मान लिया आप एक खेत में पगडंडी है, उससे आप शॉर्टकट में चले गए, तो ये पथ है। एक व्यक्ति चौड़े सीमेंट वाले रास्ता से जा रहा है, वो भी पथ है। भौतिक रूप से जो रास्ता है वह पथ है। लेकिन एक ने कहा कि आपको ऊपर वाला मिलेगा, शंकर जी का स्मरण करें, और एक ने कहा ऊपर वाले मिलेगा, राधे राधे स्मरण करें। तो ईश्वर को पाने का रास्ता, यानी अलौकिक शक्ति को पाने के दो रास्ते हो गए, शिव को और राधे राधे, दो रास्ते। तो जब हम अलौकिक शक्ति के पाने के रास्ते की बात करते हैं, वो कहलाता है पंथ, वो पंथ कहलाएगा। और जब हम कोई दूरी तय करते हैं भौतिक रूप से, वो पथ है। तो ध्यान दीजिए, हर व्यक्ति का पंथ होता है, और जब पंथ होता है तो आत्मिक और मानसिक शांति होती है और लक्ष्य में मन भी लगता है। आप भी पंथ वाले बन जाएं। अब पंथ की जब मैं बात करता हूं, तो यहां पर एक पंथ था पागलपंथी, यह बंगाल में था। तो ये एक ऐसा पंथ था जो धर्म से जुड़ा था, अर्धधार्मिक समूह था, और इस पंथ को चलाने वाले थे कर्मशाह। यानी पागल पंथ एक धार्मिक पंथ था, एक धार्मिक आंदोलन के रूप में था, और वह किसी धर्म के लोगों को जोड़ने के लिए था। ऐसा पागल पंथ एक धर्म था, और उसी धर्म के लोगों ने यह देखा कि उनके ऊपर जमींदार लोग अत्याचार कर रहे हैं, तो इसी पागल पंथ समूह वाले लोगों ने जमींदारों का विरोध शुरू कर दिया। तो लोगों ने कहा कि पागल पंथियों ने जमींदारों का विद्रोह शुरू कर दिया है,
अर्थात उसी को कहा गया पागलपंथी विद्रोह। तो पागलपंथी विद्रोह का संबंध बंगाल से है और उसके जो प्रमुख नेता थे, प्रारंभ करने वाले करमशाह थे और बाद में उनका जो पुत्र था करमशाह का, जिसका नाम टीपू शाह था। तो टीपू शाह भी उस पागलपंथ को आगे बढ़ाते हैं और समय 1813 से 1831, यानी 13 को उल्टा करिए तो 31, बस यही उनका समय था। कहते हैं सफलता तो पागलपंथ से ही मिलती है। यदि आप सफलता पाने के लिए कर्म पर पागल हो जाए, इतना कर्म करें कि सफलता भी कह दे मैं आ रही हूं। प्लीज पागलपंथ अपना करके सफलता पाने के एक अच्छा रास्ता है। पागलपंथ यह कहता है कि सच्चे कर्तव्यों के आधार पर लेकिन जुनून से आगे बढ़ो, उसे पागलपंथ कहते हैं। आप भी जुनून से, नैतिक सकारात्मक रास्तों से चलते हुए और गुरु के मार्गदर्शन में आगे बढ़ें। सभी विद्रोह तैयार, और आगामी क्लास में जो हम अजब गजब की क्लास देने वाले हैं, इंतजार करिएगा। ऐसे हम प्रश्नों को देने वाले हैं जो आगामी आईएएस और पीसीएस में और राज्यों की अन्य पीसीएस परीक्षाओं में, यूपी की पीसीएस पर सभी पूछा जाएगा। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। किंतु एक ही आग्रह है, सहयोग करिए, प्रोत्साहन करें, चैनल को आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यही एक मुझे आशा है, विश्वास भी है, मैं बहुत अच्छा दूंगा। धन्यवाद।